जब तक पैतृक संपत्ति का आपसी बंटवारा नहीं हो जाता, जब तक उसका कानूनी रूप से विभाजन नहीं हो जाता, आप लोग सहमति से बैठ करके बंटवारा नहीं कर लेते और उसके बाद उसको रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो और ज्यादा बेहतर है। तो जब तक ये क्रियाएं नहीं हो जाती तब तक वो गैर कानूनी माना जाएगा। और यदि ऐसा हो कर पैतृक संपत्ति में बेटियों को भी पूर्ण अधिकार है। और ये बात जो है विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा जो जजमेंट आया था उसमें प्रॉपर तौर पर ये बातें कही गई थी। तो ये 2-3 जजमेंट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण। तो जो लिमिटेशन एक्ट है, जो परिसीमा अधिनियम 1963 जो है, उसमें ये कहता है कि अगर आप 12 वर्ष तक अपने जमीन का ख्याल नहीं रखते हैं, आप उस पर आना जाना बंद कर देते हैं, आप कोई कम्युनिकेट नहीं करते हैं, तो वो आपका कब्जा हट सकता है उस पर से, मतलब आप जो है अधिकार अपना समाप्त कर सकते हैं। तो ऐसा ना हो इसलिए आप अपने हिस्से की जो जमीन आपको मिली है उसको तुरंत कब्जे में रखें, अन्यथा वो जमीन आपके हाथों से जा सकती है। हेलो एवरीवन, आप सभी का IHRCC फोरम में पुनः स्वागत है। आपके बीच आज हम पुनः एक नई जानकारी के साथ उपस्थित हैं। एक्चुअली इसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन आपको लास्ट 2 वीडियो लास्ट में आपको मैंने दिया था, बट कुछ मेरी वॉइस उसमें क्लियर नहीं आ पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। सीजन चेंज होने की वजह से थोड़ा सा वॉइस में उसमें दिक्कत आया था। तो अभी मैं पुनः उसको लेकर के आपके साथ उपस्थित हूँ, जिसमें कि उस जजमेंट जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो जजमेंट आया है उसमें संपत्ति जो पैतृक संपत्ति होते हैं उस संपत्ति से संबंधित कई तरह की जो है इंफॉर्मेशन उसमें दिया गया है जो सबको जानना चाहिए। उसमें हम कई चीजों पर बात करेंगे कि क्या पैतृक संपत्ति को अगर एक पिता के 3-4 संतान है तो उसमें से बिना बंटवारा का वो जमीन बेचा जा सकता है या नहीं बेचा जा सकता है, क्या उसमें बेटियों का अधिकार होगा या नहीं होगा, क्या उसमें एग्रीमेंट केवल कर देने से किसी का संपत्ति को स्थानांतरित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। ऐसी 2-4-5 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर हम लोग उसके ऊपर बात करना चाहते हैं और आप लोग ये सभी को जानना चाहिए, क्योंकि आज के समय में हर छोटी छोटी बातों पर जो है जमीन को लेकर के विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। और वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको बेसिक जानकारी नहीं होते हैं कि हम क्या कर सकते हैं एक आम आदमी नागरिक की तरह। तो हमारा जो बताने का जो लैंग्वेज होगा वीडियो में वो केवल कॉमन होगा, इसमें कोई भी हम लोग लीगल टर्म्स को यूज नहीं करेंगे ताकि आप इजी वे में समझ सकें। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक जजमेंट हाल ही में आया था कुछ दिन पहले, जिसमें कहा गया था कि पैतृक संपत्ति को लेकर कई गाइडलाइंस दिए गए। लास्ट में मैं 1-2 जजमेंट भी बताऊंगा जो आपको याद रखना होगा, जिसमें आप जान सकें इस चीज को। तो नई सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद पैतृक संपत्ति की बिक्री, अधिकार और बेटियों के हिस्से में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। वो बदलाव क्या हुआ हम उसको जानेंगे। भारतीय परिवारों में पैतृक संपत्ति एक अहम हिस्सा माना जाता है और इस अक्सर इस विषय पर विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। तो इसमें मैं आपको पहला पॉइंट बता दूं कि बिना विभाजन में एकल जो है कार्रवाई गैर कानूनी है। यानी जब तक मान के चलिए एक पिता के 4 संतान हैं जिसमें से 3 बेटे हैं और 1 बेटी है, तो जब तक वो जो पैतृक संपत्ति है उस संपत्ति में से यानी 4 बेटा है, उस 4 में से कोई एक अकेला नहीं बेच सकता जब तक कि उन चारों को प्रॉपर हिस्से बांट नहीं दिए जाते हैं। अगर बिना बांटे गए हिस्से को कोई अगर बेचता है या बेचने का प्रयास करता है या उस पर कब्जा रखता है बिना किसी के सहमति से, तो वो गैर कानूनी होगा। और बिना सहमति से बिना बंटवारा के वो जमीन बेच भी नहीं सकते। तो ऐसा करना बिल्कुल वो गैर कानूनी है। तो पहला चीज आपको ये समझ में आया कि जब तक पैतृक संपत्ति का आपसी बंटवारा नहीं हो जाता, जब तक उसका कानूनी रूप से विभाजन नहीं हो जाता, आप लोग सहमति से बैठ करके बंटवारा नहीं कर लेते और उसके बाद उसको रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो और ज्यादा बेहतर है। तो जब तक ये क्रियाएं नहीं हो जाती तब तक वो गैर कानूनी माना जाएगा। और यदि ऐसा हो करने के बाद जब आपके हिस्से बंटवारा होकर के आपको आपका हिस्सा मिल जाता है तब आप उसे बेच सकते हैं, उसको किसी को दे सकते हैं या वो किसी को वसीयत कर सकते हैं, किसी को दान कर सकते हैं। तो यानी विभाजित संपत्ति पर आपका पुनः अधिकार होगा, ये महत्वपूर्ण बात है। यानी जब संपत्ति जो पैतृक संपत्ति है और उसको विभाजन हो चुका है, यानी उत्तराधिकार जो उसके उत्तराधिकार हैं जमीन के, जो पिता के उत्तराधिकार है, उनको वो जमीन वापस मिल चुका है, तो उनको अपने जमीन पर पूर्ण रूप से अधिकार होगा। जैसा कि मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो उत्तराधिकार को संपत्ति बंटवारा करके मिल गया है, 4 बेटे को बंटवारा करके मिल गया है, 1 बेटी को भी बंटवारा करके मिल गया है, तो उसमें वो संपत्ति अपने हिस्से का जो है संपत्ति वो बेच सकते हैं। और ये बात जो है 2025 में ही अप्रैल महीने में एक जजमेंट आया था, अंगड़ी चंदन्ना बनाम शंकर एवं अन्य, जजमेंट आप नोट कर लेंगे।
अंगड़ी चंद्रन्ना बनाम शंकर एवं अन्य, जो अप्रैल 2025 में एक जजमेंट आए थे, जिसमें ये साफ तौर पर से निर्देशित किया गया था और एक गाइडलाइंस जारी की गई थी कि जो विभाजित संपत्ति है और विभाजन कर करके किसी को दे दिया गया, जो उससे हिस्से का जमीन जो आ गया, वो उसको पूरा अधिकार है कि वो अपने प्राप्त हिस्से के जो विभाजन के बाद उसको मिला है, वो उसको बेच सकता है, उसको दान कर सकता है, उसका वसीयत कर सकता है। ये बातें क्लियर हो गई। आप जजमेंट को याद रखेंगे, आपको काफी काम देगा। अभी जो मैं 2020 की बात किया था, वो अभी अभी आपको मैं बता दूं, वो जजमेंट का क्या नाम था, विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा, जो 2020 में एक जजमेंट आए थे। इसमें ये कहा गया था कि जो बेटियां हैं, वो हाल ही के जजमेंट में वो पुनः दोहराया गया इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के। यही सब जो जजमेंट है उसी को लेकर के अभी न्यू गाइडलाइंस पारित कर दी गई है कि बेटियों को जो हिस्सा होता है वो मैंडेटरी है, मतलब वो उनको अपना हिस्सा मतलब अगर 3-4 मान के चलिए, जैसा मैंने 4 का उदाहरण लिया था, तो 4 में से अगर एक बेटी भी है तो उसको उतना ही अधिकार मिलेगा जितना बेटे को मिला है, जितना बेटे को मिलना चाहिए था। मतलब टोटल 4 पार्टीशन होंगे उसमें, और उसमें बेटियों को पूर्ण अधिकार है, पैतृक संपत्ति में बेटियों को भी पूर्ण अधिकार है। और ये बात जो है विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा जो जजमेंट आया था उसमें प्रॉपर तौर पर ये बातें कही गई थी। तो ये 2-3 जजमेंट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। एक और महत्वपूर्ण बातों पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके जो पार्टीशन करने के बाद आपका जो जमीन मिला, तो आप उसको तुरंत अपने कब्जे में ले लें। मतलब कि कब्जे इन द सेंस कि आप उसे बाउंड्री करवा सकते हैं, आप उस पर आप कंटिन्यू कम से कम महीने 2 महीने में आना जाना उस पर करते रहें, ताकि लोगों को लगे कि ये व्यक्ति का जो है हिस्सा ये वाला जमीन पड़ा था। तो जो लिमिटेशन एक्ट है, जो परिसीमा अधिनियम 1963 जो है, उसमें ये कहता है कि अगर आप 12 वर्ष तक अपने जमीन का ख्याल नहीं रखते हैं, आप उस पर आना जाना बंद कर देते हैं, आप कोई कम्युनिकेट नहीं करते हैं, तो वो आपका कब्जा हट सकता है उस पर से, मतलब आप जो है अधिकार अपना समाप्त कर सकते हैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए आप अपने हिस्से की जो जमीन आपको मिली है उसको तुरंत कब्जे में रखें, अन्यथा वो जमीन आपके हाथों से जा सकती है। तो जो लिमिटेशन एक्ट है, जो परिसीमा अधिनियम 1963 जो है, उसमें ये कहता है कि अगर आप 12 वर्ष तक अपने जमीन का ख्याल नहीं रखते हैं, आप उस पर आना जाना बंद कर देते हैं, आप कोई कम्युनिकेट नहीं करते हैं, तो वो आपका कब्जा हट सकता है उस पर से, मतलब आप जो है अधिकार अपना समाप्त कर सकते हैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए आप अपने हिस्से की जो जमीन आपको मिली है उसको तुरंत कब्जे में रखें, अन्यथा वो जमीन आपके हाथों से जा सकती है। दूसरा चीज, माता पिता के पास जो बेदखली का अधिकार है वो कायम है। अगर आप अपनी माता पिता की प्रॉपर सेवा नहीं करते, आप अपने पेरेंट्स की सेवा नहीं करते, तो माता पिता कभी भी आपको सड़क पर ला सकते हैं, आपको अपनी जमीन से बेदखल कर सकते हैं, ये उनके पास प्रॉपर अधिकार है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात इस जजमेंट में की गई थी, जो नई गाइडलाइन जारी किया गया कि आदिवासी क्षेत्र की जो महिला हैं, जो आदिवासी हैं, पहले उनको कहा जाता था कि पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं मिल रहा था, लेकिन वो भी अब जो है वो अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में जो आते हैं। तो जो जुलाई 2025 में हाल ही में एक जजमेंट आया, उसमें भी ये बात कह दिया गया है कि आदिवासी महिलाओं को भी उनके पेरेंट्स के जो जमीन है, जो पैतृक संपत्ति है, उसमें उनको प्रॉपर अधिकार मिलेगा, मतलब उनको भी मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, एक अन्य महत्वपूर्ण बात और आपको ध्यान में रखना क्या है, कभी कभी हम किसी से जमीन लेन देन करते हैं तो केवल एग्रीमेंट कर दिया, मान के चलिए मेरा जमीन है, मैंने किसी राम नाम के व्यक्ति को एग्रीमेंट कर दिया और वो उस पर कब्जा, वो मेरे जमीन पर दखल नहीं कर सकता है बिना एग्रीमेंट, केवल एग्रीमेंट के। जब तक वो प्रॉपर सेल डीड बना नहीं दिया जाता और जब तक वो वैध रूप से, कानूनी रूप से उसकी रजिस्ट्री नहीं हो जाती, तब तक केवल एग्रीमेंट के आधार पर आप किसी के जमीन को कब्जा नहीं कर सकते हैं, और वो मालिकाना हक नहीं दिया जाएगा जब तक वो स्वामित्व तौर पर प्रॉपर, वो सेल डीड वाली जो प्रॉपर होती है, यानी जिसको हम बोल सकते हैं विक्रय पत्र, जब तक विधिवत रूप से पंजीकरण नहीं करा लिया जाता, तब तक उस जमीन पर केवल समझौते यानी एग्रीमेंट के आधार पर उस पर कब्जा नहीं कर सकते। एक अन्य सलाह मैं आपको दे दूं, जो कि पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई भी विवाद हो, तो या निर्णय मतलब लेना हो आपको विवाद उत्पन्न होने से पहले, तो उसमें जल्दबाजी ना करें और देख लें, सभी परिवार के सदस्यों में आपस में राय ले लें। सारे दस्तावेज जो है, अगर आप जमीन खरीद बिक्री कर रहे हैं तो जांच कर लें, अगर आप खरीद रहे हैं किसी के यहाँ से तो देख लें कि उसका जो जमीन है जो हम खरीद रहे हैं उसमें आपसी उसका विवाद से कहीं कोई विवाद तो नहीं है, उसकी आपसी बंटवारा हो गया है कि नहीं, उसका जमीन पैतृक है या खरीदा हुआ है। तो इन सभी चीज़ों को आप जान करके ही आगे आप किसी के जमीन को खरीदें, ताकि आप भविष्य में किसी विवाद में ना पड़े। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था, जिसको पुनः हमें बताना आवश्यक था।
तो ऐसे तमाम लीगल जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें ये वीडियो को, ताकि हर एक नागरिक तक ये बात पहुंचे और वो अपने अधिकारों की, अगर मतलब भविष्य में किसी विवाद में पड़ने से बचे। नमस्ते, धन्यवाद।